हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू EduTap अंडर द फ्राइडे फार्मूला सीरीज। फ्राइडे फार्मूला एक ऐसी सीरीज जहां पर हम AFM से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एन्युटीज, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल सी से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और उस लिंक की हेल्प से इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, बट बिफोर दैट प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। तो मिस्टर शर्मा, अ फैक्ट्री ओनर इन पुणे, परचेज्ड अ हाई स्पीड इंडस्ट्रियल प्रिंटर फॉर 15 lakhs। मैन्युफैक्चरर ने गारंटी किया कि टोटल आउटपुट आपका 5 लाख पेजेस रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपने जो प्रिंटर है उससे 80,000 पेजेस जो हैं उन्हें प्रोड्यूस किया था। तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एज पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम क्या फॉर्मूला रखते हैं? फॉर्मूला इज एक्चुअल जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं डिवाइडेड बाय जो एक्सपेक्टेड आपकी प्रोडक्शन है। ऐसा ही था, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी डेप्रिसिएबल वैल्यू है। क्लियर? तो एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे पास कितनी है? 80,000। एक्सपेक्टेड वाज 5 लाख और डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो मेरे पास 15 लाख आ जाएगी। तो कैलकुलेट करके मेरे पास जो आंसर है दैट वुड बी 2,40,000, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 7। इनकम टैक्स के पर्पज से कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है दैट इज मैंडेटरी? तो इनकम टैक्स के पर्पज से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है दैट इज मैंडेटरी ऑन मोस्ट ब्लॉक ऑफ एसेट्स। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम इंटरेस्ट समझते हैं। देखिए, जब भी आप कोई अमाउंट बोरो करते हैं, आपने कहीं से कोई अमाउंट उधार लिया, तो जिस पर्सन ने आपको उधार दिया उस पर्सन को कुछ इनकम चाहिए उसके ऊपर, है ना? दैट इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, है ना? 2 पर्सन्स हैं, एक्स और वाई। मिस्टर एक्स के पास मनी थी, वाई वॉज इन नीड ऑफ मनी। वाई ने एक्स को बोला कि आप मुझे सपोजिंगली 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे दो। टाइम पीरियड मेरे को चाहिए 2 ईयर्स, मैं आपको 2 ईयर्स में वो पैसे वापस कर दूंगा। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि मुझे इससे क्या बेनिफिट है? मिस्टर एक्स ने बोला कि आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, बट मैं उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। हर साल मैं आपसे 5% जो इंटरेस्ट है वो आपसे लूंगा, राइट? तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को क्या बेनिफिट हुआ पैसे देने का कि उन्हें एनुअल बेसिस पर दोनों सालों में 5% इंटरेस्ट रिसीव हुआ और वाई को पैसे मिल गए, और एट द एंड ऑफ द पीरियड वाई टोटल मनी एक्स को क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो ये जो इंटरेस्ट है इसी की कैलकुलेशन हम आज करने वाले हैं। 2 मेथड है हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। वन इज सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड द अदर वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला हमारा रहेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। वेरी इजी, राइट? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्टूडेंट परचेज अ कंप्यूटर बाय obtaining a loan on simple interest. The computer cost 60,000 rupees and the simple interest on loan was 12% per annum. अगर लोन 2 years के बाद रीपे होगा तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड, राइट? तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो प्रिंसिपल मुझे कितना गिवन है? प्रिंसिपल इज ₹60,000, राइट? इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम पीरियड इज 2 years। क्लियर? तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट में मुझे जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। तो कुछ 14,400 मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। देन टोटल अमाउंट टू बी पेड, 2 साल के बाद आपको जो टोटल अमाउंट पे करना है वो कितना पे करना है? तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? अमाउंट कैलकुलेट करोगे। अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल जो आपने पे करना है प्लस आपने जितना इंटरेस्ट पे करना है। तो प्रिंसिपल इज 60,000, इंटरेस्ट इज 14,400, राइट? तो ये मेरे पास कितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा? आई नीड टू पे 75
74,400 at the end of 2 years. Clear? देन कम्स कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है, हर साल सेम इंटरेस्ट जो है वो रहता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है. जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है दैट एड्स अप टू द अमाउंट, और आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट वैल्यू के ऊपर भी इंटरेस्ट आगे कैलकुलेट करते हो. तो यानी कि जब आपका कंपाउंडिंग होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाएगा. चाहे हमारा जैसे अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, इवन इफ मेरा इंटरेस्ट रेट सेम है, मेरा डिपॉजिट का टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन स्टिल इंटरेस्ट के अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस रहेगा. जैसे जो अभी हमने क्वेश्चन किया वहाँ पर मैंने जहाँ अमाउंट कैलकुलेट किया था, अमाउंट मेरे पास कितना आ रहा था, इट वॉज 74,400 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना. अगर मैं सेम क्वेश्चन को कंपाउंड से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरा प्रिंसिपल क्या था वहाँ पे, मेरा प्रिंसिपल वहाँ पे 60,000 था, मेरा रेट क्या था 12% था, और टाइम कितना था 2 years था. यही कैलकुलेशंस थी. तो अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ अमाउंट का मेरे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज P1 + R पावर n, राइट. तो प्रिंसिपल कितना है 60,000, 1 + R कितना है 0.12 पावर 2. तो जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास जो अमाउंट है इट कम्स 75,264. तो यहाँ पे देखिए अमाउंट 75,264 है, यहाँ पर अमाउंट 74,400 था. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा आएगा, बिकॉज आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. क्लियर. यहाँ पर आप लगभग 15,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 15,264, और प्रीवियसली आप 14,400 इंटरेस्ट पे कर रहे थे अंडर सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर. आगे चलते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कई बार बहुत जल्दी जल्दी भी पे होता है. जैसे अभी तक हम एनुअल की बात कर रहे थे, अगर एनुअल है तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है P1 + R पावर n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. अगर क्वार्टरली पे हो रहा है तो अगर एनुअली ये 1 हो गया, है ना, तो अगर क्वार्टरली पे हो रहा है तो इट वुड बी P1 + R पावर 4, क्योंकि आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ऑन द होल्स जो आपकी पावर है वो भी क्या हो जाएगी 4. एंड अगर मंथली है तो P1 + R डिवाइड बाई 12 पावर 12. इस तरीके से. एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल ऑफ 72. रूल ऑफ 72 क्या है, बताता है हमें कि हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट कितने टाइम पीरियड में डबल हो जाएगा. मतलब अगर हम एक प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट कितने टाइम में हमारे को डबल होकर मिलेगा, दैट इज नोन बाय रूल ऑफ 72. आपको इसमें क्या करना है, आपको सिंपली इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना है, तो आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा कि कितने टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा. क्लियर. लेट्स मूव अहेड. अब बात करते हैं एन्युटी की. ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ को साथ साथ नोट करते रहिएगा जैसे जैसे आपको ये चीज़ें समझाई जा रही हैं. एन्युटीज़ क्या है, एन्युटीज़ आर अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट. अगर आप पे कर रहे हैं या आपको कोई पे कर रहा है जिसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड है, जिसमें कोर्स और जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज फिक्स्ड. ठीक है. तो अगर मैं इसको सम अप करूं, इट इज फिक्स्ड पेमेंट्स. क्लियर. फिक्स्ड टाइम पीरियड, एंड जो मेरा गैप है, ठीक है, जो इंटरवल्स हैं वो भी मेरे डिफाइंड हैं. ठीक है. जो मेरा दो मतलब एन्युटी पेमेंट्स के बीच में जो टाइम पीरियड होगा, दिस इज ऑल्सो सेम. ये आपका हर बार सेम रहेगा. जैसे एनुअल बेसिस पे तो एक एक साल के बाद, मंथली बेसिस पे तो एक एक महीने के बाद, और अगर 6 मंथ्स बेसिस पे है तो आधे आधे साल के बाद, यानी 6 महीने के बाद आपकी जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है. तो एन्युटी के केस में क्या होगा, फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड पीरियड एंड इंटरवल्स वुड बी सेम. टाइम पीरियड जिसके बीच जो आपकी एन्युटी पेमेंट होगी वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. दिस इज नोन एज एन्युटी. एन्युटी मतलब जैसे आप EMI पे कर रहे हो, है ना, तो वो भी क्या है आपकी एक एन्युटी. आप मंथली बेसिस पर एक अमाउंट पे कर रहे हो, फिक्स्ड पेमेंट कर रहे हो हर बार,
आपका इंटरवल जो है वो सेम रहेगा, हर बार एक एक महीने के बाद पेमेंट होगी, और आपको टाइम पीरियड पहले से पता है। सपोजिंगली आपने 12 महीने की ईएमआई कराई है, तो 12 महीने के बाद आपकी वो पेमेंट जो है वो कवर अप हो जाएगी। क्लियर? तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, होम लोन लिया, आपने जनवरी 21 को पे करे 1 लाख, फिर जनवरी 22 को 1 लाख पे करे, जनवरी 23 को 1 लाख पे करे, तो 3 साल में आपने उस लोन को पूरा किया। आपका टाइम पीरियड फिक्स था, आपकी फिक्स पेमेंट थी, हर साल आप कितना कितना दे रहे हो, 1-1 लाख दे रहे हो। आपके इंटरवल्स भी सेम है, हर बार आप 1 ईयर के बाद पेमेंट कर रहे हो। ऐसे ही मान लीजिए आपने कार का लोन लिया, तो उसमें भी सेम सिनेरियो, आपने मंथली बेसिस पर पेमेंट कर रहे हो, 10-10 हज़ार रुपए की फिक्स पेमेंट है, 10,000 रुपी की। इंटरवल आपका सेम है कि आप मंथ मंथ का डिफरेंस ले रहे हो, और पीरियड भी सेम है कि आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अपनी पेमेंट्स को कवर अप कर कर चल रहे हो। दिस इज नोन एज एन्युटी। नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ एन्युटी, जहां पर हमने एन्युटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज ऑर्डिनरी एन्युटी एंड द अदर वन इज एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? जहां पर आप पेमेंट्स पीरियड के एंड में कर रहे हो। क्लियर? जो भी आपकी पेमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में हो रही है। मान लीजिए आप मंथली बेसिस पर पेमेंट कर रहे हो, तो हर मंथ के एंड में अगर आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। क्लियर? एंड इफ वी टॉक अबाउट एन्युटी ड्यू, तो एन्युटी ड्यू आपकी बिगिनिंग में पेमेंट जो है वो होगी। ठीक है? जैसे मान लीजिए रेंट है, दैट इज एन्युटी ड्यू, और ऑर्डिनरी एन्युटी को आप ईएमआई समझ लीजिए। ठीक है? अगर आपने आज कोई ईएमआई कराई है, तो आपको 1 महीने के बाद पेमेंट पहली करनी पड़ेगी, और रेंट आपको एडवांस में देकर चलना पड़ता है। तो एन्युटी ड्यू मतलब एडवांस पेमेंट्स, और ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब आपकी पीरियड खत्म होने के बाद जो आपको पेमेंट देनी पड़ती है। ऑर्डिनरी एन्युटी में एन्युटी ड्यू के कंपैरेटिवली एक पेमेंट कम होती है, आगे समझेंगे। ऑर्डिनरी एन्युटी कम रिस्की है क्योंकि आप मनी को ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हो। एन्युटी ड्यू ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आपको इमीडिएट एडवांस पेमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं। और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू से हमेशा कम होती है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है? देखिए, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आप आज एक सम ऑफ रुपीज लेते हो, उसकी वैल्यू आज की डेट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट मनी, जो अगर आप वो मनी 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद आप उस मनी को वर्थ करते हो। तो क्लियर? सो प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फ्यूचर वैल्यू, ये बात कर रहे हैं। ठीक है? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपीज आज हैं, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 2 इयर्स के बाद कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी, तो 2 इयर्स के बाद इन 1000 रुपीज की वैल्यू 1000 से कम होगी। विद टाइम मनी की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्लियर? तो जैसे एक पर्सन है, उनको 2 ऑप्शन अगर दिए जाएं कि उन्हें 1 लाख रुपीज 1 जनवरी 24 को मिलेंगे, या फिर उन्हें 1 लाख रुपीज 1 जनवरी 25 को मिलेंगे, व्हाट शुड ही चूज? ही शुड चूज 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2024, क्योंकि 1 साल के बाद इस 1 लाख की कीमत जो है वो 1 लाख से कम हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू विल रिड्यूस। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर ये 1 लाख आज रिसीव कर लेते हैं ऑन द 1 जनवरी 2024, तो ये इस मनी को इन्वेस्ट कर कर इस मनी पे कुछ अर्न कर सकते हैं। राइट? तो ये 1 साल के बाद सपोजिंगली अगर इसे कुछ ना किया जाए, नॉर्मली बैंक में रख दिया जाए, तो बैंक भी 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेगा, यानी आपके पास ये 1 लाख रुपीज 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। राइट? इसलिए द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे is more than the value of money received in future. क्लियर? तो अगर आप मान लो 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इट विल बी मोर देन द 1 लाख रिसीव्ड इन फ्यूचर। आपको ये कंसेप्ट आई होप टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आ चुका है। देन विल कम बैक टू अर ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे आज कोई वैल्यू बता दी गई है और मुझे उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी? ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में क्या होता है? पेमेंट्स होती हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ऑर्डिनरी एन्युटी यानी कि एंड ऑफ पीरियड पेमेंट की जाएंगी। तो मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से पेमेंट्स रिसीव होने वाली हैं, पेमेंट आपको पे करनी है या रिसीव करनी है। हर 5 साल में, हर साल के एंड में आपको पेमेंट रिसीव होगी, है ना? फर्स्ट ईयर के एंड में 1000, सेकेंड ईयर के एंड में 1000, थर्ड ईयर के एंड में 1000, फोर्थ ईयर के एंड में 1000 और फिफ्थ ईयर के एंड में 5000 रिसीव होंगे।
राइट। इसकी अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज दिस, कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर जो आपके पास जितने भी ईयर्स होंगे, जैसे 5 ईयर्स हैं, -1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ये तो आपके पास एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूलाज आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप एट द एंड ऑफ द डे इन फॉर्मूलाज को याद रखने की कोशिश करेंगे। इट मे बी अ बिट टीडियस फॉर यू टू रिकॉल और रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, है ना। आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर यूज अवेलेबल है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि मैं आपको एक मेथड बताती हूँ जिससे आप इस कैलकुलेशन को ईजिली कर सकते हो और आपको किसी फॉर्मूला को क्रैम अप भी नहीं करना पड़ेगा। ऑल यू हैव टू रिकॉल और रिमेंबर जस्ट वन फॉर्मूला, तो आप आगे वाली कैलकुलेशंस को ईजिली कर पाओगे। क्लियर। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और उसके ऊपर आपको पावर लगाते जाना है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं, मेरे को पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड रिसीव हो रही है 5 ईयर्स तक, तो 5th ईयर के बाद तो मेरे पास टाइम पीरियड नहीं बचा क्योंकि टाइम पीरियड टोटल कितना है, 5 ईयर्स है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, सॉरी उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी 1000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब मेरे पास इंटरेस्ट रेट अगर 5% है तो 5% का मतलब क्या है, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100। क्लियर। तो ये हो गया 1 प्लस 5 बाय 100 हो गया 0.05, यानी ये कितना हो गया 1.05। क्लियर। तो यहाँ आ गया 1.05 पावर 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद टाइम पीरियड नहीं बचा। 4th ईयर में 1000 1.05 पावर 1, 1000 1.05 पावर 2, 1000 1.05 पावर 3 एंड 1000 1.05 पावर 4। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो सिंपल 1000 आ जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल में होता है। ये तो सीधा आ गया 1000। उसके बाद आप 1000 को 1.05 से मल्टीप्लाई करोगे 1050, फिर कैलकुलेटर पे अगेन मल्टीप्लाई करोगे 1.05 से 1102.50, फिर से 1.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इन सब वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे और लास्ट में आप इनको सम अप कर दोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी 5525.64। क्लियर। और अगर मैं इसी को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला से भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा। जस्ट यू हैव टू डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशंस, जहां पर कैश फ्लोज मेरे पास कितने हैं, 1000 है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज 0.05 पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करूंगी इट विल बी 5525.62। तो लगभग सेम ही आंसर मेरा इस केस में भी निकल कर आएगा। क्लियर। जस्ट फॉर्मूलाज को ना याद रखना पड़े, आपको सिर्फ एक इस फॉर्मूला को और एक और फॉर्मूला जिसमें मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी बताऊंगी, सिर्फ आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को ही याद रखना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस। राइट। तो आपको ये क्लियर है कि किस तरीके से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी वही है जो एंड ऑफ पीरियड में हो रही है ड्यू, मतलब एंड ऑफ पीरियड में हो रही है पे, है ना। अभी हमने बात की थी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से ही वैसे तो निकला है ये, इट विल बी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n। बस वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला जाए कि हर साल आपको 1,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। देखिए एंड ऑफ द पीरियड में आपको रिसीव हो रही हैं पेमेंट्स, तो 1,000 जो आपको 1 ईयर के बाद मिलेंगे, आज से उसका टाइम पीरियड देखेंगे, 1000 आपको 1 ईयर के बाद मिलेंगे, यानी 1000 डिवाइड बाय 1.05 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 एंड पावर 5। क्लियर। इसी फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई और मैंने फिर इन सबको क्या कर दिया, सम कर दिया। इन सब का सम करके मेरे पास आंसर आ गया 4329.48। मतलब आज अगर मैं 4329.48 इन्वेस्ट करूं तो मुझे 5 साल में उसके 5000 रुपये मिल जाएंगे। क्लियर। और इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो ये है, कैश फ्लोज मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय
रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n। तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो आपको रिकॉल रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी हैव सिंप्लीफाइड यूजिंग दिस मेथड। आप इस फॉर्मूला में भी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं एन्युटी ड्यू की। एन्युटी ड्यू मतलब बिगनिंग ऑफ पीरियड में, ठीक है। एन्युटी ड्यू को आप रेंट ड्यू से याद रखा करो, रेंट पे करते हैं ना, तो रेंट जो है वो हमेशा स्टार्टिंग में पे किया जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू अगर निकालनी है तो फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n। क्लियर? अब क्या करना है, अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में पेमेंट रिसीव हो रही है तो फर्स्ट कब रिसीव होगी आपको इंस्टॉलमेंट, या आप कब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे? जैसे ही आपका फर्स्ट जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, देन फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में एंड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में आप पेमेंट करोगे। फिफ्थ ईयर में तो आपकी वो जो भी एक हमने जो क्वेश्चन लिया फिफ्थ ईयर में तो वो खत्म ही हो रहा है ना। तो हमारे पास किस तरीके से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1000 1.05। इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है? 1 ईयर 1, 2 ईयर्स 2, 3 ईयर्स 3, 4 ईयर्स 4, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना टाइम पीरियड बचा है? 5 ईयर्स। तो मेरे पास ये कैलकुलेशंस आ गई, सम अप करने पर मेरे पास आंसर आ गया फ्यूचर वैल्यू 5801.92। क्लियर? और अगर मैं इसको शॉर्टकट फॉर्मूला से करना चाहूँ तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा कैश फ्लोज मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। क्लियर? आप इस फॉर्मूला को अगर याद कर सकते हैं तो इससे कर लीजिए, अदरवाइज बहुत ही सिंपल मेथड है जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देन कम्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एंड पावर। तो अगर मुझे एंड ऑफ द ईच पीरियड में पेमेंट रिसीव हो रही है तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी? 1000 1.05 पावर 0, क्योंकि इससे पहले ये ध्यान रखेंगे बस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू में कि आपको टाइम पीरियड कौन सा देखना है। अब अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मुझे इससे पहले का टाइम पीरियड देखना है, जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसके बाद का टाइम पीरियड। फ्यूचर वैल्यू तो फ्यूचर का टाइम, और अगर प्रेजेंट वैल्यू तो प्रीवियस टाइम। क्लियर? पावर 0, पावर 1, 2, 3 एंड 4, और हमारे पास जो 5 की 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? 4545.95, और इसका ये रहा शॉर्टकट फॉर्मूला। क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि आपको सिर्फ 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कौन से? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का, जहाँ पे हमने किया प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n, है ना, और फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला किया फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया है इन बोथ द केसेस, इन ऑर्डिनरी ड्यू एंड इन द केस ऑफ एन्युटी ड्यू। क्लियर? अब बात करते हैं डेट की। डेट क्या है? डेट एक ऐसा सम ऑफ मनी है जो आपको किसी दूसरी पार्टी को पे करना है ना। एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं, एक होती है इक्विटी, एक होता है डेट। इक्विटी होते हैं ओनर्स, है ना, ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी होल्डर्स, और डेट जो है वो लोन होल्डर्स होते हैं जिन्हें हम डेट होल्डर्स बोलते हैं। कंपनी के लिए नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो डेट यूजुअली होता है। तो जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने कहीं बैंक से बोरोइंग्स कर ली, आपने बॉन्ड्स जो है इशू कर दिए, कोई फिक्स्ड अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट है जिसकी आपने पेमेंट ली है, आपके पास कोई फ्यूचर वैल्यूएशन नहीं है इसको सेटल करने के लिए, और एक सर्टेन लायबिलिटी आप एग्री कर चुके हो। अब डेट को मैं 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती हूँ, वन इज बॉन्ड्स एंड अदर इज डिबेंचर्स। बॉन्ड्स को ही इंडिया में डिबेंचर्स बोला जाता है। क्लियर? तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक लोन की तरह है। एक इन्वेस्टर एक कंपनी को, गवर्नमेंट को एक जब लोन देता है तो उस लोन को क्या बोला जाता है? उस लोन को बोला जाता है बॉन्ड। क्लियर? इन्वेस्टर के पास पैसा था, इन्वेस्टर या तो उसको कैपिटल की फॉर्म में देगा तो वो इक्विटी चली जाएगी, लोन की फॉर्म में देगा तो वो क्या हो जाएंगे? उसके लिए बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो उसके बदले में गवर्नमेंट या कंपनी जिसको भी उसने मनी जहां पर भी इन्वेस्ट किया वो उसको क्या इशू करते हैं? वो इसको बॉन्ड्स इशू करते हैं, और बॉन्ड्स को इशू करने के बदले में क्या मिलती हैं? पीरियोडिक कूपन पेमेंट्स आपको मिलती हैं, यानी पीरियोडिक बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको बॉन्ड की वैल्यू भी वापस कर दी जाती है, फेस वैल्यू आपके पास वापस आ जाती है।
बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। जो बॉन्ड बायर है वो कुछ मनी दे रहा है बॉन्ड इशुअर को, और बॉन्ड होल्डर्स के पास कुछ गारंटी पेमेंट होती है जिसको कूपन पेमेंट बोला जाता है, और उनका बोरोड अमाउंट उन्हें वापस कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। क्लियर? तो बॉन्ड होल्डर क्या कर रहा है कि कुछ बॉन्ड्स को परचेज कर रहा है ना, हमने प्रोसेस पढ़ा। इस बॉन्ड होल्डर के पास मनी है तो ये क्या करेगा, ये फंडिंग प्रोवाइड करवाएगा बॉन्ड इशुअर को। बॉन्ड इशुअर इसको बॉन्ड्स रिसीव कर देगा और बॉन्ड्स इशू करने के बदले में क्या लेगा, कुछ फंडिंग लेगा, और इसको ये बॉन्ड मार्केट में भी ट्रेड कर सकता है जहां पर ये बॉन्ड्स के ऊपर इन प्रॉफिट्स को अर्न कर सकता है। तो बॉन्ड होल्डर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है। हर साल उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाएगा और जब टाइम पीरियड टोटली खत्म हो जाएगा तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी उसे वापस कर दिया जाएगा। बॉन्ड्स के फीचर्स क्या है कि बॉन्ड्स के पास कोई ओनरशिप राइट नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जिस तरीके से ओनरशिप राइट होता है, बॉन्ड्स के पास कोई भी ओनरशिप राइट नहीं होता। इंडिया में जब प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं तो उन्हें क्या बोल देती हैं, उन्हें बोल देती हैं डिबेंचर्स। बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह है। बॉन्ड्स के ऊपर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जनरली कम होता है या होता ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो बॉन्ड्स हैं वो जनरली सिक्योर होते हैं, यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स के अगेंस्ट प्लेज की जाती है। तो अगर मान लो बॉन्ड इशुअर आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट नहीं दे पाता है, देन यू कैन टेक अ लीगल एक्शन और आप अपनी मनी को जो है वो वहां से अवेल कर सकते हो। जो भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है बॉन्ड्स के ऊपर, जब आपको इंटरेस्ट देती है कोई भी कंपनी, तो कंपनी या गवर्नमेंट, तो उनके लिए वो एक टैक्स शील्ड की तरह एक्ट करता है। दैट इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स। टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से उस इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? और बॉन्ड्स जो है काफ़ी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बॉन्ड से रिलेटेड, जैसे कि फेस वैल्यू या पार वैल्यू। जो भी अमाउंट बोरोअर्स ने आपसे लिया है दैट इज़ फेस वैल्यू, या फिर जो अमाउंट आपको उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा, दैट इज़ द फेस वैल्यू और द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट, की जो बॉन्ड इशुअर है आपने उसको जब बॉन्ड्स के लिए पैसा दिया तो वो आपको बॉन्ड्स इशू करेगा और एक कूपन रेट के ऊपर इशू करेगा, यानी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर इशू करेगा कि आपको हर साल पीरियोडिकली इतनी इतनी पेमेंट जो है वो रिसीव होगी इस पर्टिकुलर बॉन्ड के ऊपर। मेच्योरिटी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, कि जितने टाइम पीरियड के बाद वो बॉन्ड्स जो है वो मेच्योर हो जाएंगे, यानी कि इश्यूअर कंपनी को उन बॉन्ड्स का पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। रिडम्पशन वैल्यू, जिस वैल्यू पे बॉन्ड्स वापस किए जाएंगे, यूजुअली फेस वैल्यू पर बॉन्ड्स को वापस किया जाता है। मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस पर वो बॉन्ड्स मार्केट में इस टाइम पर सेल और परचेज हो सकते हैं, तो वो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से यूजुअली डिफरेंट होती है। डे काउंट कन्वेंशन है, कुछ बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, जितने टाइम के पीरियड के लिए आपने बॉन्ड लिया, डिवाइडेड बाय टोटल जो भी एक्चुअल डेज आपके ईयर में है। देन एक एक्चुअल डिवाइड बाय 365 लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। आप मान के चलते हो कि एक साल में 365 दिन ही है। एक्चुअल डिवाइड बाय 360, यानी कि आप ये मानकर चलते हो कि एक साल में 360 डेज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज 30 डिवाइड बाय 360, जहां पर हम डेज इन मंथ को 30 मानकर चलते हैं, चाहे वो आपका कोई मंथ 31 डेज का हो या फिर 28 डेज, जैसे फरवरी का मंथ है, हर महीने को आप ये मानकर चलते हो कि 30 डेज का ही मंथ है। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं जिससे आप बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? मूविंग अहेड, बॉन्ड्स के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स हैं हमारे पास फिक्स्ड रेट्स बॉन्ड्स। देखिए, जो बॉन्ड्स हैं ना, अलग अलग बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उनकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, सिक्योर्ड हैं, अनसिक्योर्ड हैं, मेच्योरिटी पीरियड कब
कितना है, लंबा है, छोटा है, इश्यूअर कौन है बॉन्ड्स का, तो इन बेसिस पर हमने बॉन्ड्स की क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहला जो मेरे पास बॉन्ड का टाइप है दैट इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट फिक्स्ड होता है, दैट आर फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। यूजुअली बॉन्ड्स फिक्स्ड रेट ही होते हैं। देन आर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिंक किए जाते हैं। रेफरेंस रेट में चेंज होने के साथ साथ इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। देन कम्स जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब देखिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड जीरो इंटरेस्ट रेट पर इशू किए जाए, फिर बॉन्ड होल्डर को क्या बेनिफिट हुआ। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि जीरो इंटरेस्ट रेट, इनके ऊपर कूपन जो रेट है वो एक्चुअल में कितना होता है, जीरो ही होता है। बट इस केस में क्या होता है, जो बॉन्ड होल्डर की अर्निंग है वो कैसे होती है, इन बॉन्ड्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। मान लीजिए 1000 रुपये का बॉन्ड था, इस बॉन्ड को इशू ही 880 रुपीज़ पर किया गया, ठीक है, ये इसका इशू प्राइस है, इसे 880 पर इशू किया गया और इसे रिडीम कितने पर किया जाएगा, 1000 पर रिडीम किया जाएगा। तो जो डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ पर 120 डिफरेंस है, तो 120 इज द अर्निंग फॉर द बॉन्ड होल्डर। क्लियर? यानी कि इन्हें डिस्काउंट पर इशू एंड देन फेस वैल्यू, पार वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड दस इनके ऊपर रिटर्न्स भी जो हैं वो यूजुअली ज़्यादा होते हैं। इन्हें जंक बॉन्ड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाई रिस्क होने की वजह से ज़्यादातर ये जो बॉन्ड्स हैं इनके ऊपर आपको पैसा जो है वो नहीं मिल पाता। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स जिनके पास राइट है कि वो अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। देन इन्फ्लेशन इंडेक्स फंड्स, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे फंड्स जिनमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इन्फ्लेशन के साथ लिंक की जाती है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इनके ऊपर प्रिंसिपल इंटरेस्ट रीपेमेंट ज़्यादा की जाएगी, कम होगी तो कम की जाएगी। अदर इंडेक्स फंड्स अलग अलग तरीके से आप लिंक कर सकते हो, जैसे इक्विटी के साथ आपने लिंक कर दिया तो अदर इंडेक्स फंड। एसेट बैक सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर आप एसेट्स जो है वो बैकअप कर देते हो, यानी कि मॉर्टगेज जो है, सिक्योर्ड बॉन्ड्स आप इन्हें कह सकते हो, जहां पर आपकी एसेट्स जो हैं वो कोलेटरल या प्लेज की जाती हैं कि अगर आप पेमेंट करने में, मतलब बॉन्ड इशूअर पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट करता है तो सिक्योरिटीज की को सेल कर कर उस पैसे को अवेल किया जा सकता है। देन आर सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिनके अंदर लो प्रायोरिटी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आपको इफ़ यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट, है ना, जब कंपनीज अगर मान लीजिए शेयर्स डिबेंचर्स पे पैसा वापस करती हैं तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स या फिर जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, लोन होल्डर्स होते हैं, इन्हें पेमेंट की जाती है। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है, राइट। तो सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होंगे, एक जनरल कैटेगरी होगी बॉन्ड्स की और एक सबऑर्डिनेट होगी। तो पहले जनरल कैटेगरी वालों को पेमेंट की जाएगी, देन सबऑर्डिनेट वालों को, इनको थोड़ी सी कम प्रायोरिटी मिलती है रीपेमेंट के टाइम पे। उसके बाद कवर्ड बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिनके अंदर आप पब्लिक एसेट्स को मोर्टगेज कर देते हो, बैकअप कर देते हो। परपेचुअल बॉन्ड्स ऐसे जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बियरर बॉन्ड्स जिनका, जो कि नाम के बिना इशू किए गए हैं, यानी ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल हैं, जिस पर्सन के पास ये बॉन्ड होगा दैट पर्सन वुड बी लायबल टू रिसीव मनी ऑन दीज पर्टिकुलर बॉन्ड्स। एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अगर बॉन्ड्स इशू करती हैं तो वो बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स कहलाते हैं। देन कम्स ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स वो होंगे जहां पर बॉन्ड इशूअर के पास एक राइट होगा कि वो बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले वापस कर सकता है। मान लीजिए कोई बॉन्ड्स 5 साल के लिए आपने इशू किए, बट 5 साल से पहले अगर बॉन्ड इशूअर चाहे तो वो उस पैसे को वापस कर सकता है। वो पेमेंट पार पर भी हो सकती है, प्रीमियम पर भी हो सकती है, एज पर द सिचुएशन ऑफ द बॉन्ड इशूअर। और पुटेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहां पर बॉन्ड होल्डर के पास राइट होता है कि वो पहले पैसों की डिमांड कर सकता है, मैच्योरिटी डेट से पहले वो कह सकता है कि मेरा पैसा मुझे वापस आप कर दो। तो यहाँ पर इनको रिट्रैक्टेबल या पुटेबल बॉन्ड्स भी कहा जाता है।
देन कम्स रीपेमेंट ऑफ डेट। डेट को रीपे करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, इक्वल मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पीरियड के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। देन इक्वेटेड मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड द थर्ड वन आर बुलेट एंड बैलून रीपेमेंट। यहाँ पर कंप्लीट लोन जो है वो आपको लास्ट में पे किया जाता है, जब पीरियड खत्म हो जाता है तभी आपको कंप्लीट लोन की वैल्यू जो है वो विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्वल मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, उसने आपसे 1000 रुपीज़ बोरो किए और वो कह रहा है कि वो आपको मंथली बेसिस पर पेमेंट करेगा, ठीक है, कंप्लीट अमाउंट नहीं दे सकता, वो मंथली बेसिस पर वो आपको ईएमआई बेसिस पर पैसे देगा, है ना। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। मैंने अगर उसको मंथ में कैलकुलेट किया तो वो 0.667 जो है वो आ गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, यहाँ पर हमने 1000 जो हमारे पास पेमेंट थी, 1000 को 12 से डिवाइड किया तो इट कम्स 83.33। तो हर साल आप प्रिंसिपल पे करोगे कितना, 83.33। और जो मैं इंटरेस्ट की बात करूं 0.667 हर महीने, सॉरी, आप 83.33 पे करोगे और 0.667 पर मंथ मेरा इंटरेस्ट रेट है। तो ये जो 0.667 है, 0.667, ये आप कैलकुलेट करते जाओगे बैलेंस अमाउंट पे। पहले 1000 पे कैलकुलेट किया, इट केम आउट टू बी 6.67, देन 916.67 पे किया तो 6.11, 833.34 पे किया तो 5.56। इस तरीके से आपका हर महीने, हर इंस्टॉलमेंट के बाद आपकी इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और टोटल पेमेंट में भी आपके डिक्रीज आता जाएगा, जबकि आपका प्रिंसिपल जो है वो इक्वल बेसिस पर रीपे किया जा रहा है। क्लियर। आप मेथड को नाम ध्यान से पढ़िए, इक्वल मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल की जो मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल रहेगी और उसमें इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इक्वेटेड मंथली एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जब इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी तो वहां पर हमारे को ईएमआई इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट 1 प्लस रेट पावर n एंड 1 प्लस रेट पावर n माइनस 1। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपसे 1 लाख रुपीज़ बोरो किए और 1 लाख रुपीज़ बोरो किए, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो पहले आप ईएमआई कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला से। ईएमआई कैलकुलेट करने के बाद आप इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते चलोगे ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्लियर। जैसे टोटल 1 लाख था, 1 लाख में आपने 885 888 जो है वो आपकी ईएमआई थी। आपने जब इसका 12% कैलकुलेट किया मंथली बेसिस पर 1 लाख का, तो वो आपके पास 1000 आ गया। अब 1000 में से आपने 8 ये टोटल ईएमआई है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इसमें से आपने प्रिंसिपल पेमेंट कितनी करी है, 7885। फिर मेरे पास इतना अमाउंट बच गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, ये आ गया 921। 8885 में से 921 इंटरेस्ट है, यानी प्रिंसिपल कितना रीपे हुआ है, 7964। तो हर महीने मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ती जाएगी और इंटरेस्ट पेमेंट घटती जाएगी। प्रीवियसली मेरे पास जो प्रिंसिपल रीपेमेंट थी वो इक्वल थी, यहाँ पर मेरी इंस्टॉलमेंट सेम है, वहाँ पर मेरी इंस्टॉलमेंट अलग अलग आ रही थी क्योंकि मैं प्रिंसिपल सेम पे कर रही थी बट मेरा इंटरेस्ट फ्लक्चुएट कर रहा था। यहाँ पर मैंने टोटल ईएमआई कैलकुलेट कर लिया है और ईएमआई में से ही पार्ट प्रिंसिपल का पे हो रहा है और कुछ पार्ट इंटरेस्ट का पे हो रहा है। क्लियर। टोटल मेरे पास यहाँ पर क्या पे हो रही है, ईएमआई जो है वो फिक्स्ड अमाउंट पर पे हो रही है। एंड द लास्ट वन इज बुलेट बलून रीपेमेंट, जहां पर कंप्लीट लोन अमाउंट जो है वो पीरियड के एंड में पे किया जाता है विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। क्लियर। आगे चलते हैं, बॉन्ड की वैल्यूएशन की बात करते हैं कि बॉन्ड्स को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। देखिए, बॉन्ड्स को वैल्यू करने के लिए आपको ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में जो मुझे बॉन्ड्स पे पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, है ना, मुझे फ्यूचर में जो बॉन्ड से कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं, वो कैश फ्लोज मुझे इंटरेस्ट की फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, वो कैश फ्लो मुझे मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट की फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। क्लियर। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स।
फॉर्मूला मेरे पास ये रहता है 1/1 प्लस के डी पावर टी प्लस एफ, यानी जो आपकी रिडम्पशन वैल्यू है, फेस वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी पावर एन। के डी का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इंटरेस्ट रेट जो है। समीशन हमने इसलिए लगाया क्योंकि इंटरेस्ट जितने भी इंटरवल्स का आपको मिलेगा उसका जो सम है दैट वुड बी कैलकुलेटेड हेयर। क्लियर। तो वैल्यू निकालने के टाइम पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लीजिए आप इसे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए आप इसे, या फिर आप इसे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए, ऑल ऑफ दीज मीन द सेम। सब तीनों ही चीज़ों का मतलब जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो जैसे ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स के लिए एक फॉर्मूला आपको प्रोवाइडेड है, मैंने आपको बोला था कि एक ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कर लो, आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसी फॉर्मूला से अगर मैं कैलकुलेशन करने की बात करूं तो मान लीजिए एक बॉन्ड्स हैं 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़ के या 10,000 रुपीज़ के, इसके ऊपर 10% कूपन रेट है और इसका टाइम पीरियड ना 5 ईयर्स है। क्लियर। तो इसकी कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगी, अगर मैं उसी फॉर्मूला मेथड से करूं तो मुझे इसमें क्या क्या पेमेंट रिसीव होंगी। एक तो मुझे ना इंटरेस्ट रिसीव होगा, है ना, 5 ईयर्स में, और एक मुझे प्रिंसिपल रिसीव होगा 5th ईयर में, यही होगा। तो अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा फॉर द 5 ईयर्स तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास 10% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मेरे पास हो जाएगा 0.10 एंड पावर 1, फिर ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.1 पावर 2, 100 डिवाइड बाय 1.1 पावर 3, 100 डिवाइड बाय 1.1 पावर 4 एंड 100 डिवाइड बाय 1.1 पावर 5। और अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल मेरा 5th ईयर में मेरे को पे किया जाएगा, तो इट वुड बी 10,000 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, इसको कर लीजिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 5। तो इन सबको जब आप सम अप करेंगे तो आपको यही वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिसीव होगी। तो इसी फॉर्मूला से हम जो है कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। अब देखिए मैंने ना फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है ना, मैंने फ्यूचर के हिसाब से देखा कि मुझे आज की डेट में क्या क्या रिसीव होगा, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला था, है ना, और ये वाला फॉर्मूला लगभग सेम है, एक ही तरीके से बात कर रहे हैं, बट हम अपने ही मेथड अपने ही फॉर्मूला पर चलेंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बॉन्ड जिसकी पार वैल्यू जो है दैट इज 1000 और उसके ऊपर कूपन रेट कितना है 12%, उसका मेच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो पहले मैं इसके ऊपर ना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मतलब 1000 का 12%, है ना, यानी मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 120। अब अगर मैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट मेरा था 120 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इसको अगर मैं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट करूँ तो ये 0.10 आ जाएगा, यानी 1.1 पावर 1 1.1 पावर 2, 1.1 पावर 3 एंड जो लास्ट में आपको प्रिंसिपल जो आपकी फेस वैल्यू वापस होगी 1000 डिवाइड बाय 1.1 पावर 3। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेट कर कर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे आ जाएगा 109.09, ये आ जाएगा 99.17, दिस विल बी 90.15 एंड दिस विल बी 751.31। इस तरह इनको सम अप करोगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है। क्लियर। तो चलिए अब ऐसे बॉन्ड्स की बात करते हैं, अगर बॉन्ड्स के ऊपर सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है तो क्या फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा हाफ हो जाएगा, और जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो भी अगर एनुअल बेसिस पर दिया तो वो भी हाफ हो जाएगा। तो जैसे कि अगर एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू 1000 है, उसके ऊपर कूपन रेट 12% है, पेबल सेमी एनुअली, और उसकी मेच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स है, और रिक्वायर्ड रेट भी
10% है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब आप इसमें इंस्टॉलमेंट देखिए कि अगर 3 ईयर्स हैं तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी, यू विल गेट 6 इंस्टॉलमेंट्स, है ना। अगर आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 12% है ना। 12% के बाद ना सेमी एनुअली लिखा है, मतलब ये ऑलरेडी हाफ ईयर का इंटरेस्ट है। बट अगर सेमी एनुअली ना लिखा होता तो आप इसको 2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। तो फॉर नाउ इट इज़ 120, आपको हर 6 महीने के बाद 120 रुपये जो हैं वो रिसीव होंगे एज इंटरेस्ट, और साथ में 6 मंथ्स के एंड में, मतलब सॉरी जो 3 ईयर्स के एंड में आपको 1000 रुपीज़ भी रिसीव होंगे। तो आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। क्लियर। करंट यील्ड ऑन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन अ बॉन्ड। ठीक है, आपको करंट यील्ड से ये पता चल जाएगा कि अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर खरीदते हो तो आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो कूपन इंटरेस्ट को अगर आप करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाती है, आपकी करंट यील्ड मिल जाती है बॉन्ड के ऊपर। जैसे कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है, कूपन इंटरेस्ट रेट उसका 8% है, और इट इज कोटेड इन द मार्केट एट 800 रुपीज़। तो करंट यील्ड क्या होगी बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर करंट यील्ड ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी कि आपका कूपन इंटरेस्ट कितना है 8, 1000 का 8 आपके पास क्या आ जाएगा 80, एंड करंट मार्केट प्राइस आपका कितना है 800, यानी आपके पास करंट यील्ड कितनी आ रही है बॉन्ड की, इट इज 10%। क्लियर। देन इज यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब है कि एक इन्वेस्टर को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा अगर इन्वेस्टर उस बॉन्ड को मेच्योरिटी तक संभाल के रखता है। क्लियर। तो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, है ना। अगर आप बॉन्ड होल्डर हो और आप बॉन्ड को मेच्योरिटी तक संभाल कर रखते हो तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी। फॉर्मूला रहेगा एनुअल इंटरेस्ट रेट प्लस फेस वैल्यू माइनस जो आपका मार्केट प्राइस है डिवाइड बाय मेच्योरिटी जो टाइम पीरियड है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्राइस बाय 2। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है जहां पर 1000 पार वैल्यू है बॉन्ड की, करंट मार्केट प्राइस 850 है, बॉन्ड का कूपन रेट 8% है, और आपको मेच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर 9 ईयर्स। तो आपको बोला है कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा अगर वो उसको मेच्योरिटी तक संभाल के रखता है, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द YTM। क्लियर। तो YTM कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एनुअल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो एनुअल इंटरेस्ट एक यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, 1000 का 8% यानी कि 80 प्लस फेस वैल्यू मेरे पास कितनी है 1000, मार्केट प्राइस इज 850, मेच्योरिटी पीरियड इज 9 ईयर्स, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगी आई विल गेट द रेट एज 10.45। ठीक है, कि अगर इसको मेच्योरिटी तक संभाल के रखेंगे तो YTM मेरा क्या रहेगा 10.45% रहेगा। क्लियर। देन इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए ड्यूरेशन और मेच्योरिटी पीरियड को कभी भी सेम नहीं समझेंगे। मेच्योरिटी डेट जैसे मान लीजिए कि अगर एक बॉन्ड 5 साल के लिए है तो मेच्योरिटी डेट उसकी 5 ईयर्स के बाद ही आएगी। बट ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि मैंने जो मनी इन्वेस्ट करी है वो कितने टाइम पीरियड में पूरी हो जाएगी। क्लियर। मैंने जो इंटरेस्ट अर्न करना था वो कितने टाइम पीरियड में पूरा हो जाएगा, तो दैट विल बी नोन एज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, कि प्राइस की सेंसिटिविटी कितनी है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो कितने टाइम तक मैं इस बॉन्ड को होल्ड करके रखूं कि मैं इसके इंटरेस्ट रेट को अर्न कर पाऊं और मेरे लिए रिस्क भी ना आए। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको हम मैकले ड्यूरेशन भी बोलते हैं। क्लियर। तो ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कैश फ्लोज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो जो इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव हो रही है, देन आपको फेस वैल्यू रिसीव हो रही है, ये सभी क्या है उसके कैश फ्लोज हैं। उन कैश फ्लोज की देन यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, जैसे फेस वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर मान लो n, है ना, और जो मेरे पास हर महीने का इंटरेस्ट रेट होता है तो वो कुछ ऐसे निकल जाता है, ऐसे ही होता है। तो उनके साथ आप उनके ईयर्स के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्टेप 3 तक आते आते। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 साल है ना,
पावर 1, पावर 2, पावर 3, और थर्ड ईयर में मेरे को फेस वैल्यू भी मिल गई। यही बात है, बोला ना मल्टीप्लाई द पीवीज बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ 2 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देना है आपको बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ड्यूरेशन, यानी इससे। क्लियर? तो ये आपके पास मैकले ड्यूरेशन के हिसाब से ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर्मूला बहुत लेंदी है, सो देयर आर लेस चांसेस कि इस फॉर्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बट स्टिल दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ड्यूरेशन यूजिंग मैकले ड्यूरेशन। क्लियर? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या कहते हैं? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आप निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है। फॉर्मूला आपका सिंपल रहेगा, जो भी आपकी ड्यूरेशन है, मैकले ड्यूरेशन जो है आपकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड मिल जाएगी। ड्यूरेशन की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेशन हमेशा मैच्योरिटी से कम होनी चाहिए। बॉन्ड की ड्यूरेशन और बॉन्ड की मैच्योरिटी हमेशा तभी बराबर होगी अगर वो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, है ना। हमेशा ड्यूरेशन मैच्योरिटी से कम होनी चाहिए, यानी मैच्योरिटी से पहले ही आप अपने इंटरेस्ट को, अपने रिस्क को कवर कर पाओ। ड्यूरेशन ऑफ परपेचुअल बॉन्ड 1 प्लस R ओवर R रहेगी, जहां पर R आपका करंट यील्ड रहेगा। अ लॉन्गर कूपन पेमेंट bond term to maturity, the greater the difference between the term and the maturity, term to maturity and duration, कि जितना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा मेच्योरिटी और ड्यूरेशन के बीच में डिफरेंस होगा। ड्यूरेशन और YTM हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड रहेंगे, कि अगर ड्यूरेशन बढ़ेगी तो YTM कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम होगी तो YTM बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा कूपन रेट उतनी कम उसकी ड्यूरेशन होगी, यानी जल्दी से जल्दी आप अपने पैसे को क्या कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। बॉन्ड प्राइस वोल्टैलिटी की बात करते हैं, कि बॉन्ड जो है वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज़्यादा वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। क्लियर? कि एक बॉन्ड कितना ज़्यादा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हम निकालते हैं कैसे, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी से। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन YTM। क्लियर? अभी आपको मैंने बोला कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है। प्राइस ऑफ द बॉन्ड अगर मेरा बढ़ेगा तो YTM मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर मेरा प्राइस ऑफ बॉन्ड कम होता है तो मेरा YTM क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही बात हम कर रहे हैं, तो इसके वजह से इनके बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से हमेशा क्या साइन आएगा, इनके आगे नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं अगर इसके फॉर्मूला को क्रक्स निकालना चाहूँ, तो अगर मैं इलास्टिसिटी निकालना चाहूँ तो इट इज़ माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका YTM होगा। क्लियर? आज वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 5,000 एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको एनुअल कंपाउंड कर रही हूँ तो अमाउंट निकाल लेती हूँ मैं इसका, सिंपल P1 प्लस R पावर N। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 10,000, 1 प्लस रेट हो गया 0.08 एंड पावर 5 ईयर्स। तो मेरे पास कैलकुलेट कर आ जाएगा 14693.28, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एनुअल कंपाउंडिंग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉन्ड वैल्यूएशन, की बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यस, अभी हम पढ़कर आए हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कम सेंसिटिव होंगे, नो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव, सो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द सम ऑफ द डिस्काउंटेड कूपन पेमेंट्स एंड द डिस्काउंटेड वैल्यू। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू को, डिस्काउंटेड कूपन पेमेंट यानी जो डिस्काउंटेड आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है, एंड डिस्काउंटेड फेस वैल्यू। तो 1 एंड 3 मेरे पास करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 1,000 एंड अ कूपन रेट ऑफ 8% पेड एनुअली and it matures in 5 years. If the current market price of the bond is 950, तो आपको YTM कैलकुलेट करना है ना। तो इस केस में YTM कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला यही रहता है ना, एनुअल जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ओवरऑल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 2।
क्लियर। तो एनुअल इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया 80, दिस इज 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय n यानी 5 एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 1950 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास जो आंसर है दैट इज 9.23% ऑप्शन बी। क्लियर। Question number 4, if you deposit 5000 at the end of the every year for 3 years और आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? जो एन्युटी आप एंड में पे करते हो या बिगनिंग में पे करते हो? एंड में पे करते हो, है ना। तो ऑर्डिनरी एन्युटी वो जो आप एंड में पे कर कर चलते हो। तो इस केस में आपके पास आपको क्या निकालनी है? इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पावर n, है ना। तो एक बार हो जाएगा मेरा 5000 1 प्लस, क्योंकि मेरी पेमेंट होगी एक बार फर्स्ट ईयर के एंड में, एक बार सेकंड ईयर के एंड में, एक बार थर्ड ईयर के एंड में। तो यहाँ थर्ड ईयर के एंड वाली जो पेमेंट है उसके ऊपर मेरे पास ईयर्स ऑफ 0 बचेंगे, यहाँ 1 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे। तो यानी 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मेरे पास हो जाएगा 0.06 पावर 0 एंड देन 5000 1 प्लस 0.06 पावर 1 5000 1 प्लस 0.06 पावर 2। तो इन सबको जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16 तो इसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 15918। क्लियर। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 ग्रोस टू 75,000 इन 6 ईयर्स। 50,000 की इन्वेस्टमेंट 75,000 की हो जाती है 6 साल में। तो कितना एनुअल ग्रोथ रेट इसके ऊपर लगना चाहिए यूजिंग द रूल ऑफ 72 या फिर स्टैंडर्ड कंपाउंडिंग के हिसाब से? तो अगर मैं स्टैंडर्ड कंपाउंडिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लूँ तो अमाउंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या रहता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय n पावर n, सॉरी। तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल 50 हो जाएगा, यहाँ पर इट विल बी 75,000। 1 प्लस रेट आपको निकालना है, पीरियड आपको 6 के बने। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये कुछ 1.5 आ जाएगा, इधर 1 प्लस रेट पावर 6 होगा, तो ये कुछ 7% के आसपास आपका रेट आएगा, यानी ऑप्शन डी। क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए एड्यूटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर edutap.in। एड्यूटैप की वेबसाइट आपको विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे एंड आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जैप के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स मास्टर कोर्स, जहां पर आप अपने सिलेबस की कंप्लीट डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब आपके लिए मास्टर कोर्स में लाइव क्रैश कोर्स की एक्सेस भी आपको साथ के साथ मिलेगा। लाइव क्रैश कोर्स क्या है? लाइव क्रैश कोर्स जहां पर आप फास्ट ट्रैक बेसिस पर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम सिलेबस को 60 कंसेप्ट क्लासेस में कवर कर कर अपने एग्जाम प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक बेसिस पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंसेप्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ यू विल बी एबल टू गेट फोर्टनाइट बेसिस मेंटर टॉक। अगर आपको लगता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। जब भी इन कोर्सेज में आप खुद को एनरोल करें तो उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो। आज के सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर। इन क्वेश्चंस को डिटेल में प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट आपका एक होल्ड बन सके इस न्यूमेरिकल कंसेप्ट के ऊपर। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कॉल और ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।